गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास का जो टॉपिक अध्ययन कर रहे थे उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि संसद के जो कार्य थे वो कौन कौन से थे और कौन से अपने अध्ययन कर लिए और कौन से रह गए। ठीक है, अपन देख रहे थे संसद के कार्य। इन संसद के कार्यों में एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था, विधि, कानून या विधेयक तैयार करना। एक ही कंप्लीट हो गया था अपना, और ये मैंने आपको समझा दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये बड़े स्तर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको बड़े लेवल पर ही समझा दिया था। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका, दूसरा जो बिंदु है वो है वित्त विधेयक पारित करना। वित्त विधेयक पारित करना मतलब, अब बात आती है, मैंने आपको समझाया भी था। सबसे पहले तुम आपको यहां बता देता हूं, विधेयक। मैंने आपको बताया था कि विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया कानून निर्माण संबंधित है। ओके, अब ये है वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। वित्त विधेयक, ये तीनों ही विधेयक पारित करने का काम संसद का है, तीनों ही विधेयक संबंधित है। ठीक है, तो हम सेकेंड टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये आपने समझ लिया कि विधेयक के प्रकार। सबसे पहले तो ये देख लो आप, अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक को वर्णित किया गया है। एक चीज, दूसरा है अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। और ये मैंने आपको बता भी दिया था, फिर बता देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं।
कहने का मतलब ये है कि संसदीय कार्यों में विधि निर्माण हमारा कंप्लीट हो गया था। वित्त विधेयक पाठ करना हमारा दूसरा टॉपिक है। अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया जाता है कि ठीक है, और परिभाषित कौन करता है बता दें, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, चलो साहब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा कहने का मतलब ये है बाकी कोई भी विधेयक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, एक बार यहां लिख देता हूं दोनों को, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक, तीन हो गए। ये दो विधेयक है ना, ये तो पहले किसी भी सदन में पेश होंगे, किसी भी सदन में पेश होंगे। एक चीज तो समझ लो, साधारण विधेयक और संशोधन जो विधेयक हैं किसी भी सदन में पेश होंगे पहले, चाहे वो लोकसभा में पेश हो और चाहे राज्यसभा में पेश हो, किसी भी सदन में पेश होंगे तथा दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद, दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। समझो इसको, साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश होंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कोई पाबंदी नहीं है। दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद, दोनों सदनों से इसे मिल गई, इसे मिल गई, स्वीकृति मिल गई बहुमत से, मैं समझाऊंगा आपको। राष्ट्र मिलने के बाद, दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। फिर बाद में दोनों सदनों से स्वीकृति होगी तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। कौन से, साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक। अब देखते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की प्रक्रिया, वित्त विधेयक की प्रक्रिया दोनों विधेयकों से अलग है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया दोनों विधेयकों से अलग है। यह सदन में पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है। समझो, अभी आपने पढ़ा था पहले कि साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक दोनों ही विधेयक ऐसे हैं जो पहले किसी भी सदन में जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास। लेकिन वित्त विधेयक की प्रक्रिया दोनों विधेयकों से अलग है।
यह सदन में पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है। सबसे पहले किसके पास आता है? डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास, वो जाते हैं सदन में। स्वीकृति मिलने के बाद यह अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाएगा। अब समझो क्या कर रहे हैं। एक चीज समझ लिया आपने कि वित्त विधेयक अन्य विधेयकों से अलग है, पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेता है, उसके बाद जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद यह अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अन्य विधेयकों के लिए तो क्या है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में पेश हो जाएगा। लेकिन वित्त विधेयक के लिए क्या है, पहले किस में पेश हो गई, लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा की मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मोस्टली कहां पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पास या स्वीकृत होने के बाद राज्यसभा स्वीकृति के लिए जाता है, ठीक है। फिर क्या कहा जाएगा, ये वित्त विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा, परंतु राज्यसभा अन्य विधेयकों की तरह इसे रोक नहीं सकती। इसे रोक नहीं सकती। केवल 14 दिन देरी कर सकती है। अब समझो क्या कर रही है। वित्त विधेयक लोकसभा में पास या स्वीकृत होने के बाद राज्यसभा स्वीकृति के लिए जाता है, मतलब राज्यसभा की स्वीकृति ले जाएगा फिर वो, है ना। और परंतु राज्यसभा अन्य विधेयकों की तरह इसे रोक नहीं सकती। अन्य विधेयकों जैसे साधारण विधेयकों या संशोधन विधेयक को रोक सकती है राज्यसभा, लेकिन नहीं रोक सकती। केवल 14 दिन देरी कर सकती है, ठीक है। 14 दिन बाद विधेयक स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है। स्वीकृत मान लिया जाता है। और 14 दिन बाद में क्या होगा, विधेयक स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाएगा और विधेयक या धन विधेयक की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका वित्त विधेयक। अभी मैंने आपको बताया था कि बाकी 2 विधेयक हैं, जैसे साधारण और संशोधन विधेयक। ये दोनों पहले किसी भी सदन में जाएंगे, या तो इस सदन में जाएगा या इस सदन में जाएगा। लेकिन वित्त विधेयक पहले कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखें, वित्त विधेयक पहले कहां जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संविधान में संशोधन का कार्य। अब पहले तो ये देखना है आपको संविधान में संशोधन के कार्य में कि इसका उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। एक तो ये है। दूसरी, संशोधन प्रक्रिया भारत में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। समझिए किस आधार पर हो रहा है संशोधन? दक्षिण अफ्रीका के आधार पर हो रहा है। संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। 3 तरह से संशोधन होते हैं इसमें, संविधान में। तो एक बार देख लो फिर से कि संविधान में संशोधन का जो आपका है, इसका उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। संशोधन प्रक्रिया भारत में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और संशोधन 3 प्रकार से होता है। देखो 3 प्रकार से कैसे होता है। साधारण बहुमत से, मतलब साधारण बहुमत से संशोधन। इसके तहत संसद में जो उपस्थित सदस्य हैं, आपके सदन में उपस्थित सदस्य हैं, उन्होंने साधारण बहुमत, मतलब किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता, साधारण तरीके से उसमें संशोधन कर लिया। जो उपस्थित सदस्य हैं उनका बहुमत होता है इसमें, ठीक है, उपस्थित सदस्यों का बहुमत होता है। दूसरा, विशेष बहुमत। ये थोड़ा इससे कठोर हो गया। इसमें उपस्थित का बहुमत होता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब 50% प्लस 1, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं 1/2 प्लस 1। तो सदन की कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या का 1/2 प्लस 1, ऐसे भी कह सकते हैं आप। या उपस्थित का दो तिहाई बहुमत, ठीक है। ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अब देखो विशेष बहुमत तो वो हो गया 50% प्लस 1, ये तो गया विशेष बहुमत, ठीक है। और आधे राज्य, जैसे अभी 28 राज्य हैं तो 14 राज्य हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब एक बार फिर समझा देता हूं आपको। साधारण बहुमत आप समझ गए कि भाई साधारण बहुमत का मतलब होता है, साधारण बहुमत से मतलब संशोधन उपस्थित का बहुमत हो गया। विशेष बहुमत का कुल सदस्यों का बहुमत, जो भी सदस्य हैं, जैसे लोकसभा की बात करें 545 हैं तो इनका आधा हो गया, ठीक है। हाँ, तो इनका आधा, जैसे
545 है तो 215 545 बटे हुए 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 2 संते 14 और 2 3 6, 2 दूनी 4.5, हाँ 270 72 ठीक। तो लगभग 273 सदस्य हो गए, ठीक है। और बात करें, ठीक है, उपस्थित का 2/3 जो भी उपस्थित हैं, ठीक है, उनका 2/3 जैसे 300 उपस्थित हैं मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, ठीक है, तो 2/3 गुना 300, 200 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाए, 300 में से 200 में चाहिए, ठीक है। एक बात, अब है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत समझ गए आप, कुल का 50% प्लस आधा एक अधिक और आधे राज्यों का। अब सर ऐसे ये भी देख, ये तो साधारण नियम जो भी है, इन विधेयकों में जैसे आपने पढ़ा होगा जीएसटी, माल एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर, तो 101वां संविधान संशोधन था आपका, ठीक है। ये आधे राज्यों से स्वीकृत हुआ था, ये सबसे पहले असम ने किया था। दूसरा भी आपने पढ़ा होगा, जो विवाद चल भी रहा है, CAA, CAB संशोधित नागरिकता कानून, ये तो विद्यार्थियों ये हो गया आपकी संशोधन प्रक्रिया। संसद की संशोधन प्रक्रिया है 3 चरणों में, 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से समर्थन। तो इस प्रकार से संसद के जो कार्य हैं उनमें ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला एग्जीक्यूशन बनता है जैसे विधि निर्माण का और संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अलग एग्जीक्यूशन तैयार होता है। तो इसमें ज्यादा आपको रटविद्या नहीं करनी है, केवल 3 प्रकार से देखना है। साधारण बहुमत, जो उपस्थित हैं उनका बहुमत होता है इसमें, जो भी उपस्थित हैं, ठीक है। कोरम होती है, ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी सदन के लिए निश्चित एक कोरम होती है। ऐसा नहीं है कि 10 सदस्य आ गए और बहुमत कर लिया, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित कोरम होती है 1/10 की, वो सदस्य तो उसमें उपस्थित होने चाहिए, तो बैठक की माने नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 50% प्लस 1। अगला है सदन की कुल संख्या का 1/2 प्लस 1, ये होगी आपका, ठीक है। 50% उपस्थित का 2/3 जो भी उपस्थित हैं बता दिया मैंने। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर 300 है तो 2/3 200 हो गई। विशेष बहुमत, आधे राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत आप ऊपर समझ गए, आधे राज्यों का मतलब जो भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों में स्वीकृति मिल जाए तो ही वो कानून लागू होगा, था नहीं होगा, क्योंकि उसमें राज्य भी प्रभावित होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर 101वां संशोधन हुआ था, ये हो गया। CAB जो विवाद विवादित है, आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के बाद भी शाहीन बाग को उठाया गया था। इसका मतलब अभी तक इसको स्वीकृति पूर्णतया जनता द्वारा या अन्य सभी समाजों वर्गों द्वारा नहीं ली गई है। तो संशोधित नागरिकता कानून है, ये है, ठीक है। एक कार्य संसद का है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका भारत में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका होती है। इस पर नियंत्रण रखने का काम होता है संसद का। काम है किसका भाई?
संसद का है, इस पर नियंत्रण रखने का काम है संसद का। संसद इनको नियंत्रित रखती है। मोस्टली आपको मालूम भी है, राष्ट्रपति तो हमारा नाम मात्र का है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति तो किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब बात कर रहे हैं नियंत्रण की, तो ये इनके ऊपर नियंत्रण कैसे रखते हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा काम रोको प्रस्ताव पारित करके, और एक है इससे प्रश्न पूछकर। तो ये तरीके हो गए संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित। कार्यपालिका अगर मनमर्जी करती है तो उसको अपने कार्यों पर या अपने प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करती है, काम रोक लेती है, मतलब सदन के बीच में आते हैं वेल में और विरोध प्रदर्शित करते हैं। और एक है प्रश्न पूछकर, मतलब वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहब आपने ये काम था विकास का, आपने किया या नहीं किया। अब दो चीजें और बच गई जो आपको मैं समझा देता हूं। एक बच गया विश्वास प्रस्ताव, और इसी के साथ अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, पाठ भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक है अविश्वास प्रस्ताव। दो गए विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो यह है सत्ता पक्ष, या आप ये कहें प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है। या तो सत्ता पक्ष या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है क्या? विश्वास प्रस्ताव। और उसके साथ ही सत्ता में बना रहता है। सत्ता पक्ष जैसे ये प्रस्ताव पास हो जाता है, सत्ता बनी रहती है। एक चीज अविश्वास प्रस्ताव ये लाया जाता है विपक्ष द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। और यह है प्रस्ताव पास होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। समझ रहे क्या? पहले क्या मतलब क्या कि अभी हम पढ़ रहे थे, लास्ट पॉइंट है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण। नामात्र की राष्ट्रपति के पास, वास्तविक प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास, नियंत्रण की शक्ति संसद के पास है। तो ये नियंत्रण के तरीके हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर। ये दो टॉपिक और बता दिए मैंने, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाता है, मोस्टली प्रधानमंत्री, और जैसे पास हो जाता है सत्ता बनी रहती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यह प्रस्ताव पास होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ अपना जो टॉपिक और कंप्लीट हो गया संसद के कार्य, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो सेकेंड इकाई का फर्स्ट लेसन था ये भी कंप्लीट हो गया है। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।